आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स होंगे और उन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स भी आपके फेवरेट होंगे। बट क्रिस्टोफर नोलन उन चुनिंदा फिल्म मेकर्स में से आते हैं जिनका अकेला अपना एक बहुत बड़ा फैंडम है, क्योंकि माइंड ब्लोइंग विजुअल स्टाइल और स्टोरी टेलिंग के साथ साथ इनकी मूवीज रिलीज होते ही फिनोमिना बन जाती हैं, जिस पर लोग दशकों तक बात करते रहते हैं। जहां पर ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ साथ साइंस फिक्शन और सुपर हीरो जॉनरा में भी क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी महारत साबित की है। जहां पर इन्होंने अपनी डार्क नाइट की ट्रिलॉजी से बैटमैन के कैरेक्टर को पूरी तरह से ही रीडिफाइन कर दिया और ये सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज की गिनती में आता है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि एक मूवी क्रिस्टोफर नोलन के साथ भी बनाई जाए, और क्या क्रिस्टोफर नोलन और मार्वल स्टूडियोज का कोलैबोरेशन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो ये कोलैबोरेशन कितना चैलेंजिंग हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका इंस्पिरेशन मुझे आदित्य गौतम जी के कमेंट से मिला, जहां पर उनके सवाल को रिसर्च करने के दौरान मुझे समझ में आया कि क्रिस्टोफर नोलन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ कोलैबोरेशन कितना चैलेंजिंग हो सकता है, और इस पर एक स्पेशल वीडियो तो बनती है। तो थैंक यू आदित्य आपके कमेंट करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी माइंड ब्लोइंग टॉपिक है तो उसे कमेंट में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब बात क्रिस्टोफर नोलन की आती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता। वो बेसिकली एक फिल्म मेकर हैं, जिनकी मूवीज की ज्यादातर कहानियों को या तो अपने भाई जॉनथन नोलन के साथ मिलकर या खुद अकेले मूवी की पूरी कहानी को डेवलप करते हैं। जहां पर अपनी इनिशियल इंस्पिरेशन मिलने के बाद उन्हें दशकों लग जाते हैं अपने आइडिया को मूवीज में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में 2010 की इंसेप्शन मूवी का आइडिया उन्हें सन 2000 की उनकी मोमेंटो मूवी बनाने के दौरान आया था, जहां पर उन्होंने इंसेप्शन की 80 पेज की कहानी लिखी थी, जो इनिशियली एक हॉरर जॉनरा की मूवी होने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये एक हाइस्ट मूवी बनी और फाइनली 2010 में इस मूवी को रिलीज किया गया। वहीं पर अगर बात करें उनके लेटेस्ट रिलीज टेनेट मूवी की, तो इस मूवी का आइडिया उन्हें अपने कैरियर के 20 साल के एक्सपीरियंस से आया है, जहां पर मोमेंटो के ही एक सीन ने उन्हें मूवी के लिए इंस्पायर किया था, और तो और उन्होंने 2014 में इसकी स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। तो यानी आप समझ ही सकते हैं, क्रिस्टोफर नोलन अपने आइडियाज को हमेशा ग्रो और इवॉल्व करने के साथ साथ उन्हें पॉलिश भी करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा का सारा क्रिएटिव कंट्रोल उनके हाथ में है और उनके ऊपर कोई भी और किसी भी तरह के डेडलाइन का प्रेशर नहीं होता है। यही कारण है कि जब वार्नर ब्रोस ने उन्हें द बैटमैन बिगिंस मूवी बनाने के लिए अप्रोच किया था, तो उन्होंने वार्नर ब्रोस के सामने इसी बात की शर्त रखी थी कि जिस बैटमैन पर वो काम करेंगे वो उनका खुद का बैटमैन होगा। फिर क्या था, सर जी ने बैटमैन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल दिया, और तो और इसके सीक्वल पर भी काम उन्होंने किसी के प्रेशर पर आकर नहीं किया था। उन्हें जोकर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रिगिंग लगा, जिसके कारण उन्होंने बैटमैन के सामने इसे रखने का चैलेंज उठाया। अब यहाँ पर स्टूडियोज के लिए बात सीधी सी है, अगर उन्हें क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना है तो उन्हें पूरा का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल उन पर भरोसा करके उन्हें देना होगा, जो मार्वल स्टूडियोज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला तामझाम फैलाया हुआ है, जिसकी प्लानिंग भी वो लगभग एक दशक से करते हुए आए हैं, और उनकी कहानी का स्ट्रक्चर और स्केलेटन पहले से तैयार होता है। ऊपर से मार्वल स्टूडियोज के लिए अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। ऐसे में जब क्रिस्टोफर नोलन को अपने हाथ में पूरा का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए, अपनी कहानियों के साथ ग्रो और इवॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, वो भी बिना किसी फ्यूचर कमिटमेंट की, तो ऐसे में उनका और मार्वल स्टूडियोज का साथ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि ऐसा ही सब कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डायरेक्शन भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के लिए चाहते थे, लेकिन मार्वल ने उन्हें चलता बना दिया। क्रिस्टोफर नोलन की स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग होती है, एटलीस्ट उनके लिए तो होती ही है जिन्हें समझ में आती है, और उनका नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करता है, जहां पर जो सीन इनिशियली हमें समझ में नहीं आता है, मूवी के किसी पॉइंट पर आकर वही कहानी का फोकस पॉइंट बन जाता है। इसके साथ साथ मूवी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ऑडियंस को हर पॉसिबल वे में क्रिस्टोफर नोलन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर कैरेक्टर्स के इंटरैक्शंस और एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ समझाया जाता है, और यही बहुत कुछ कभी कभार एक नॉर्मल लेमैन के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बेचारा सिर्फ और सिर्फ एक मूवी एंजॉय करना चाहता था। और कभी कभार ये मूवीज इतनी हाई स्टेक या यूं कहूं कि किसी बड़े मिशन के आसपास रिवॉल्व करती हैं कि ये मूवीज बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाती हैं, जहां पर ह्यूमर और फन के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। अब मैं यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन की स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पर उनके स्टाइल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे मेरे साथ साथ दुनिया भर के कई लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं पर अगर बात करें मार्वल के टोन की, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि मार्वल की डेमोग्राफिक यानी ऑडियंस का हिस्सा ज्यादातर यंगस्टर्स ही होते हैं,
मार्वल अपने फन, सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर पाता है। तो ऐसे में अगर मार्वल स्टूडियोज क्रिस्टोफर नोलन के साथ हाथ मिलाती है तो हो सकता है कि उसे वो रीच ना मिली जो उसे अपनी करंट मार्वल मूवीज से मिलती है। ऑब्वियसली एडल्ट्स इन मूवीज को बहुत ज्यादा प्रेज कर सकते हैं, पर हो सकता है कि यंगस्टर्स इन मूवीज को उतना अच्छे से ना समझ पाएं, और यही चीज मार्वल के मिलियंस और बिलियन डॉलर्स की कमाई पर एक बहुत बड़ा हर्डल भी बन सकता है। अब एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्रिस्टोफर नोलन ने डीसी के सारे सुपर हीरोज को छोड़ के बैटमैन को ही क्यों चुना। इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। बैटमैन रियलिटी के बहुत करीब है, जहां पर बैटमैन, उसका सेंस ऑफ जस्टिस और उसके ट्विस्टेड विलेंस के कई सारे वर्जन्स हमारे रियल वर्ल्ड में भी मौजूद है। ऊपर से डार्क नाइट ट्रिलॉजी बहुत हद तक सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री भी थी, जिसके कारण इन तीनों मूवी से हम और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाए। वहीं दूसरी ओर उनके यूनिक आइडियाज पर बेस्ड मूवीज जैसे कि इंटरस्टेलर, प्रेस्टीज और टेनेट, इन मूवीज के आउट ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी इनमें भी सेंस ऑफ रियलिज्म झलकता है, क्योंकि इन मूवीज के कॉन्सेप्ट्स के पॉसिबिलिटीज को क्रिस्टोफर नोलन ने साइंस की मदद से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। वहीं पर इन मूवीज के रियलिज्म के पीछे उनके बिहाइंड द सीन फिल्मिंग और एफर्ट्स भी बहुत बड़ा कारण है, जहां पर क्रिस्टोफर नोलन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण चाहे बात की जाए डार्क नाइट ट्रिलॉजी मूवीज की रियल वर्किंग बैटमैन व्हीकल्स के बारे में, इंसेप्शन के कई सारे मूवेबल और टिल्टेबल सेट्स के बारे में, इंटरस्टेलर के उगाए सचमुच के मक्के की खेती के बारे में, या इसी मूवी के कई सारे नॉन सीजीआई प्रैक्टिकल सीन्स के बारे में, जिसके कारण ये मूवी हमें इतनी ज्यादा बिलीवेबल और इमर्सिव लग पाई। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, टीनेट मूवी के अंदर क्रिस्टोफर नोलन ने पूरा का पूरा प्लेन दे मारा था। तो यहाँ पर बात बहुत सीधी सी है, क्रिस्टोफर नोलन अपनी कहानियों को बिलीवेबल और रियलिस्टिक रखने के लिए हर बिलीवेबल और रियलिस्टिक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पर मार्वल से अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए तो मार्वल का हिसाब थोड़ा ज्यादा अलग चल रहा है, जहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कॉस्मिक, मिस्टिक और रियलिटी के तीनों कोने में बढ़ चुका है। और इसी दौरान मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के चलते हमने कई सारी चीजों और लॉजिक्स को इन मूवीज के अंदर कई बार नजरअंदाज भी किया है। और चलिए मान ही लेते हैं कि हर चीज को नजरअंदाज करके क्रिस्टोफर नोलन मूवी बनाने के लिए मान ही गए, तो प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, इफेक्ट्स और सेट्स का खर्चा मार्वल स्टूडियोज को अलग से उठाना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली मार्वल के मिलियंस ऑफ बजट्स में एक्स्ट्रा तड़का तो लगाएंगे ही साथ ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, जिसके कारण ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद क्रिस्टोफर नोलन मार्वल के साथ काम न करें। तो इतने सारे रीजंस बताने के बाद क्या सचमुच कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे क्रिस्टोफर नोलन और मार्वल का कोई फ्यूचर कोलैबोरेशन हो पाए? वेल, मेरे हिसाब से एक पॉसिबल तरीका हो सकता है, और वो है मल्टीवर्स, जहां पर बिल्कुल द डार्क नाइट की तरह ही मार्वल भी कोई अपना एक ऐसा यूनिवर्स बनाए जो बेसिकली ग्राउंड बेस्ड रियलिटी पर फोकस करे, जिसमें मार्वल के किसी और सिनेमैटिक यूनिवर्स का ज्यादा इंटरफियरेंस ना हो। और सबसे जरूरी चीज, मार्वल अपना पूरा का पूरा कंट्रोल क्रिस्टोफर नोलन को दे, बिना किसी टाइम लिमिट और शेड्यूल के। और मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स हैं जिसे क्रिस्टोफर नोलन अपने हिसाब से फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्या पता हमें मार्वल के अंदर भी क्रिस्टोफर नोलन का एक डार्क, मैच्योर और सक्सेसफुल सुपर हीरो यूनिवर्स देखने को मिल जाए। तो गाइस, ये थी मेरी ओपिनियन कि क्यों क्रिस्टोफर नोलन मार्वल मूवीज नहीं बनाते हैं। भाई, यहाँ पर जितना आसान से आसान तरीका हो सकता था मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी ओपिनियन से कितना एग्री करते हैं। और अगर आपकी भी कोई अपनी ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर तो वो भी कमेंट में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।